हेलो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा के लिए इस सबसे महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार। एग्जाम में आप जानते ही हैं बड़ी संख्या में प्रश्न सीधे आरबीआई और गवर्नमेंट गाइडलाइन से आते हैं। बिल्कुल। इसीलिए आपको ऐसी गाइडलाइंस से मतलब familiar होना ही चाहिए। हाँ, तो इस सत्र में हम आरबीआई या गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर आधारित कई प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके उत्तरों के साथ। जी। और ये पूरी तरह से परीक्षा पर ही फोकस्ड हैं और जो करंट सिलेबस है उसके अनुसार है। ठीक है, तो फिर चलिए सवालों पर चलते हैं। चलिए। हु इज प्रमोटर एंड मैनेजर ऑफ म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड एमएसएमई स्कीम? तो सवाल है कि म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड एमएसएमई यानी एमसीजीएफ एमएसएमई स्कीम, इसके प्रमोटर और मैनेजर कौन है? अच्छा, चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शन ए है द स्कीम इज मैनेज्ड बाय सिडबी एंड प्रमोटेड बाय आरबीआई। मतलब ऑप्शन ए कहता है कि ये स्कीम सिडबी द्वारा मैनेज की जाती है और आरबीआई द्वारा प्रमोट की जाती है। ऑप्शन बी, द स्कीम इज प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड मैनेज्ड बाय नाबार्ड। यानी ऑप्शन बी है, यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा प्रमोट की जाती है और नाबार्ड द्वारा मैनेज की जाती है। ठीक है। ऑप्शन सी, द स्कीम इज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, Ministry of Finance, and will be managed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited, NCGTC। तो ऑप्शन सी है, यह स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है उसके द्वारा प्रमोट की गई है और इसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC मैनेज करेगी। जी। और ऑप्शन डी, द स्कीम इज जॉइंटली मैनेज्ड बाय सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यानी ऑप्शन डी कह रहा है यह स्कीम सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से मतलब जॉइंटली मैनेज की जाती है। अच्छा, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया, देखिए। द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड एमएसएमई MCGF MSME scheme is promoted by the Department of Financial Services and managed by NCGTC। हाँ, तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME या MCGF MSME स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रमोट करता है और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC मैनेज करती है। अच्छा, NCGTC, तो इसका मतलब सी सही जवाब है। The scheme is promoted by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and will be managed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited, NCGTC। हाँ, तो सही जवाब है सी। यह स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा प्रमोट की गई है और इसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC मैनेज करेगी। ठीक है। What is the specified duration of the Mutual Credit Guarantee Fund MSME MCGF MSME scheme and what are the conditions? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME MCGF MSME योजना की स्पेसिफाइड ड्यूरेशन क्या है और कंडीशंस क्या हैं? What are the options for this? इसके लिए क्या विकल्प है? A. The scheme will be available for 5 years from April 1, 2024 or until guarantees worth 5 lakh crore are issued। योजना 1 अप्रैल 2024 से 5 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी या जब तक 5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी नहीं हो जाती। B. The scheme will be available for 3 years from January 1, 2025 or until guarantees worth 6 lakh crore are issued। योजना 1 जनवरी 2025 से 3 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी या जब तक 6 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी नहीं हो जाती। C. The scheme will be available for 6 years from March 31, 2025 or until guarantees worth 8 lakh crore are issued। योजना 31 मार्च 2025 से 6 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी या जब तक 8 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी नहीं हो जाती। This scheme will be available for 4 years from January 27, 2025 or until cumulative guarantees worth 7 lakh crore rupees are issued, whichever is earlier। योजना 27 जनवरी 2025 से 4 वर्षों के लिए उपलब्ध होगी या जब तक 7 लाख करोड़ रुपए की क्यूमुलेटिव गारंटी जारी नहीं हो जाती, जो भी पहले हो। ओके, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME MCGF MSME स्कीम की एक डिफाइंड ड्यूरेशन है। यह है 4 साल या जब तक 7 लाख करोड़ की गारंटीज इशू नहीं हो जाती, विच एवर कम्स फर्स्ट। करेक्ट। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। विकल्प डी। हाँ, 4 साल या 7 लाख करोड़, जो भी पहले हो। राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर दीज गाइडलाइंस? इन दिशा निर्देशों के तहत कवर किए गए प्रोजेक्ट्स की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है?
आइए विकल्प देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए, प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME MCGF MSE scheme is capped at 100 crore rupees. योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत 100 करोड़ रुपए पर लिमिटेड है। बी, प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर MSMEs मस्ट बी बिलो 50 crore rupees. MSMEs के लिए प्रोजेक्ट लागत 50 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए। सी, project cost can be any amount, indicating no specific upper limit, but there is a limit on the term loan amount. प्रोजेक्ट लागत किसी भी राशि की हो सकती है जिसकी कोई स्पेसिफिक अपर लिमिट नहीं है, लेकिन टर्म लोन राशि पर सीमा है। डी, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड एट 75 करोड़ रुपीस फॉर एलिजिबल MSMEs. पात्र MSMEs के लिए प्रोजेक्ट लागत 75 करोड़ रुपए निर्धारित या फिक्स्ड है। Okay, here is the explanation. इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME MCGFS स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट कॉस्ट पर कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, टर्म लोन अमाउंट कैप्ड है। अच्छा, प्रोजेक्ट कॉस्ट की लिमिट नहीं, बट लोन अमाउंट की है। गॉट इट। Yes. दिस इज द करेक्ट आंसर, विकल्प सी। Okay, now we can discuss the next question. What is the maximum permissible term loan amount that can be extended under this scheme? इस योजना के तहत मैक्सिमम कितना टर्म लोन दिया जा सकता है? What are the options for this? इसके लिए क्या विकल्प है? ए, द लोन अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 करोड़। लोन राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। B, the loan amount shall not exceed 75 crores. लोन राशि 75 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। सी, द लोन अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 50 करोड़। लोन राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। D, the loan amount shall not exceed 150 crores. लोन राशि 150 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। Let's look at the options. Mutual Credit Guarantee Fund MSME MCGF MSME scheme basically 100 करोड़ तक के टर्म लोन्स अलाउ करती है जिस पे गारंटी मिलेगी। Right. Let us see the correct answer. विकल्प A, हाँ, 100 crore is the limit. ओके, चले अगला प्रश्न देखते हैं। What is the required upfront initial contribution from the borrower that must be deposited with the trust when applying for guarantee cover, and what is the maximum limit for this contribution? गारंटी कवर के लिए अप्लाई करते समय बोरोवर का रिक्वायर्ड अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन कितना है जो ट्रस्ट के पास डिपॉजिट करना है, और इस कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम लिमिट क्या है? आइए विकल्प देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए, an upfront contribution of 10% of the loan amount, not exceeding 10 crore rupees. लोन राशि का 10% का अग्रिम योगदान जो 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो। B, an upfront contribution of 7% of the loan amount, not exceeding 7 crore rupees. लोन राशि का 7% का अग्रिम योगदान जो 7 करोड़ रुपए से अधिक न हो। C, an upfront contribution of 6% of the loan amount, not exceeding 6 crore rupees. लोन राशि का 6% का अग्रिम योगदान जो 6 करोड़ रुपए से अधिक न हो। D, an upfront contribution of 5% of the loan amount, not exceeding 5 crore rupees. लोन राशि का 5% का अग्रिम योगदान जो 5 करोड़ रुपए से अधिक न हो। Okay, here the explanation. इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME स्कीम के अंदर बोरोअर्स को लोन अमाउंट का 5% डिपॉजिट करना होता है अपफ्रंट, एंड दिस इज कैप्ड एट 5 करोड़ रुपीस। Right, 5% or 5 crore, whichever is lower, effectively. Exactly. Okay, this is the correct answer. Vikalp D. Now we can discuss the next question. If the term loan amount surpasses 100 crores, what specific arrangement is required regarding repayment schedules, and how should receipts and repayments for such loans be managed? अगर टर्म लोन अमाउंट 100 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो रीपेमेंट स्केड्यूल्स के रिगार्ड में क्या स्पेसिफिक अरेंजमेंट ज़रूरी है, और ऐसे लोन्स के लिए रिसीट्स और रीपेमेंट्स कैसे मैनेज किए जाने चाहिए? What are the options for this? इसके लिए क्या विकल्प हैं? A, a single repayment schedule should be prepared for the entire loan amount. पूरी लोन राशि के लिए एक ही रीपेमेंट स्केड्यूल तैयार किया जाना चाहिए। B,
रीपेमेंट शुड बी डिफर्ड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सीडिंग 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए से अधिक की शेष राशि बैलेंस अमाउंट के लिए पुनर्भुगतान स्थगित डिफर्ड किया जाना चाहिए। 1 for 100 crore rupees and 1 for the balance amount, with receipts repayments distributed proportionately. यदि टर्म लोन 100 करोड़ रुपए से अधिक है तो दो अलग-अलग प्रो राटा पुनर्भुगतान अनुसूचियां तैयार की जानी चाहिए, एक 100 करोड़ रुपए के लिए और एक शेष राशि के लिए, जिसमें प्राप्तियों पुनर्भुगतानों को आनुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेटली वितरित किया जाएगा। D. Repayment should be made in equal monthly installments for the entire loan. पूरी लोन के लिए समान मासिक किश्तों इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पुनर्भुगतान किया जाना चाहिए। ओके, लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME, MCGF MSME स्कीम के अंडर अगर लोन 100 करोड़ से ज्यादा है तो ड्यूअल प्रो राटा रीपेमेंट शेड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 100 करोड़ तक का हिस्सा अलग और उसके ऊपर का अलग। करेक्ट। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। विकल्प सी, हाँ, प्रो राटा बेसिस पे सेपरेट करना पड़ता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेंडर्स के लिए शायद। हाँ, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर लोन्स अप टू 50 crore rupees, what are the specified terms regarding the repayment period and the moratorium period on principal installments? 50 करोड़ तक के लोन्स के लिए रीपेमेंट पीरियड और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट्स पर मॉरेटोरियम पीरियड के रिगार्डिंग स्पेसिफिक टर्म्स क्या है? आइए विकल्प देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए, repayment period up to 8 years, including a moratorium period up to 2 years on principal installments. 8 साल तक की पुनर्भुगतान अवधि जिसमें मूलधन किस्तों पर 2 साल तक की अधिस्थगन अवधि शामिल है। B, a 10-year repayment period with no moratorium, 10 साल की पुनर्भुगतान अवधि बिना किसी अधिस्थगन के। C, a 6-year repayment period with a 1-year moratorium, 1 साल के अधिस्थगन के साथ 6 साल की पुनर्भुगतान अवधि। D, a 5-year repayment period with a 3-year moratorium, 3 साल के अधिस्थगन के साथ 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि। Okay, here is the explanation. इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME, MCGF MSE स्कीम में 50 करोड़ तक के लोन्स के लिए रीपेमेंट पीरियड 8 साल तक हो सकता है और इसमें 2 साल तक का मॉरेटोरियम पीरियड भी अलाउड है प्रिंसिपल पे। मैक्सिमम 8 साल रीपेमेंट और उसमें मैक्सिमम 2 years मॉरेटोरियम। ठीक है, Yes. दिस इज द करेक्ट आंसर। विकल्प ए। Now we can discuss the next question. How do the considerations for the repayment schedule and moratorium period change for loans exceeding 50 crore rupees? 50 करोड़ से ज्यादा के लोन्स के लिए रीपेमेंट स्केड्यूल और मॉरेटोरियम पीरियड के कंसिडरेशंस कैसे चेंज होते हैं? What are the options for this? इसके लिए क्या विकल्प हैं? A, the repayment period and moratorium remain fixed at 8 and 2 years respectively. पुनर्भुगतान अवधि और अधिस्थगन क्रमशः 8 और 2 साल पर स्थिर रहते हैं। B, a higher repayment schedule and a longer moratorium period on principal installments may be considered. उच्च पुनर्भुगतान अनुसूची और मूलधन किश्तों पर लंबी अधिस्थगन अवधि पर विचार किया जा सकता है। C, a lower repayment period and a shorter moratorium are applicable. कम पुनर्भुगतान अवधि और छोटा अधिस्थगन लागू होते हैं। No moratorium is permitted for loans exceeding 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए से अधिक के लोन के लिए कोई अधिस्थगन नो मॉरेटोरियम अनुमत नहीं है। लोन्स यानी 50 करोड़ से ऊपर के लोन्स के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, मतलब हायर रीपेमेंट स्केड्यूल और लॉन्गर मोरेटोरियम पीरियड कंसिडर किया जा सकता है। राइट, केस टू केस बेसिस पे फ्लेक्सिबिलिटी है। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। विकल्प बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मैंडेटरी लॉक इन पीरियड before the invocation of the guarantee starting from the date the guarantee cover commences? गारंटी लागू invocation of the guarantee होने से पहले mandatory lock-in period क्या है जो गारंटी कवर शुरू commence होने की डेट से शुरू होता है? आइए विकल्प देखते हैं। Let's see the options. A, 1 year from commencement, प्रारंभ से 1 वर्ष। B, 3 years from commencement, प्रारंभ से 3 वर्ष। C, 6 months from commencement, प्रारंभ से 6 महीने। D,
2 years from the date of commencement of the guarantee cover. गारंटी कवर के प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष. ओके, हियर इज द एक्सप्लेनेशन. इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड एमएसएमई, एमसीजीएफ एमएसएमई स्कीम के अंडर गारंटी इन्वोक करने से पहले एक 2 साल का लॉक इन पीरियड रिक्वायर्ड है. ये गारंटी कमेंसमेंट डेट से शुरू होता है. 2 years का लॉक इन. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. विकल्प डी. Now we can discuss the next question. What percentage of the amount in default is covered by the guarantee under this scheme? इस योजना के अंदर डिफॉल्ट राशि, अमाउंट इन डिफॉल्ट का कितना परसेंटेज गारंटी द्वारा कवर किया जाता है? What are the options for this? इसके लिए क्या विकल्प है? A. 50% of the amount in default, डिफॉल्ट राशि का 50%. B. 75% of the amount in default, डिफॉल्ट राशि का 75%. C. 60% of the amount in default, डिफॉल्ट राशि का 60%. D. 40% of the amount in default, डिफॉल्ट राशि का 40%. Let's see the options. Mutual Credit Guarantee Fund MSME, MCGF MSME स्कीम ये डिफॉल्टेड अमाउंट पर मैक्सिमम 60% कवरेज प्रोवाइड करती है. करेक्ट. लेंडर को भी 40% रिस्क लेना पड़ता है. हाँ, एक हेयर कट है लेंडर के लिए. लेट अस सी द करेक्ट आंसर. विकल्प C. 60% कवरेज. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. What is the guarantee fee structure for loans under the scheme during the year of sanction? Sanction के साल, year of sanction के दौरान स्कीम के अंडर लोन्स के लिए guarantee fee structure क्या है? आइए विकल्प देखते हैं. Let's see the options. A. 1% of the loan amount. लोन राशि का 1%. B. Nil, as the upfront contribution would have already been received in that year. शून्य, नील, क्योंकि उस वर्ष अग्रिम योगदान अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन पहले ही प्राप्त हो चुका होगा. C. 1.5% of the sanctioned amount. स्वीकृत राशि sanctioned amount का 1.5%. D. 1 लाख रुपीस फ्लैट फी. 1 लाख रुपए फ्लैट शुल्क. This is the correct answer. विकल्प B. Now we can discuss the next question. After the year of sanction, what are the applicable annual guarantee fees for the subsequent 3 years and what rate applies thereafter? Sanction के year के बाद अगले 3 साल subsequent 3 years के लिए applicable annual guarantee fees क्या हैं और उसके बाद thereafter क्या rate लागू होता है? What are the options for this? इसके लिए क्या विकल्प हैं? A. 2% for 3 years, then 1.5% thereafter. 3 साल के लिए 2%, फिर उसके बाद 1.5%. B. 1.5% per annum PA for 3 years, then 1% PA thereafter. 3 साल के लिए 1.5% प्रति वर्ष PA, फिर उसके बाद 1% प्रति वर्ष. C. 1% flat for all years. सभी वर्षों के लिए 1% flat. D. 0.5% for 3 years, then nil thereafter. 3 साल के लिए 0.5%, फिर शून्य. Okay, let's look at the options. तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME स्कीम में सैंक्शन ईयर के बाद अगले 3 साल के लिए 1.5% पर एनम चार्ज होता है और उसके बाद रेट कम होकर 1% पर एनम हो जाता है. Correct. Initially 1.5%, then 1%. Let us see the correct answer. विकल्प B. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the deadlines for the payment of guarantee fees, specifically concerning the outstanding amount at the close of the financial year and any subsequent disbursements made? गारंटी फी के पेमेंट की डेडलाइंस क्या हैं, खासकर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट और किसी भी सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट्स के संबंध में? आइए विकल्प देखते हैं. लेट्स सी द ऑप्शंस. A. Within 60 days of the close of the financial year, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर. B. Within 15 days of loan sanction, लोन मंजूरी लोन सैंक्शन के 15 दिनों के भीतर. C. Within 90 days of disbursement, संवितरण डिस्बर्समेंट के 90 दिनों के भीतर. D. Within 30 days of the close of the financial year and within 30 days from the disbursement date. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर और संवितरण तिथि डिस्बर्समेंट डेट के 30 दिनों के भीतर. Okay, here's the explanation. इस म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME, MCGF MSME स्कीम के अंडर गारंटी फी का पेमेंट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 30 दिन के अंदर करना होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर.
और अगर कोई सब्सीक्वेंट डिसबर्समेंट है तो उसकी डेट से भी 30 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है उस अमाउंट पर। सो बेसिकली 30 डेज का विंडो है दोनों केसेस में, ईयर एंड आउटस्टैंडिंग के लिए भी और फ्रेश डिसबर्समेंट के लिए भी। एग्जैक्टली 30 डेज। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, विकल्प डी। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज द पॉलिसी रिगार्डिंग द क्लेम पे आउट कैप इन अ गिवन ईयर, particularly concerning the amount that is eligible for payout by a member lending institution, MLI। मतलब एक साल में क्लेम पे आउट की अधिकतम सीमा जो MLI को मिल सकती है, उस पर क्या पॉलिसी है? ये जरूरी सवाल है, तो ऑप्शंस क्या हैं इसके? ऑप्शंस हैं ए, annual payout capped at twice the amount of guarantee fee paid and recoveries deposited by an MLI from previous year's claims। यानी पिछले साल MLI ने जो गारंटी फीस दी और जो रिकवरी जमा की उसके दुगने पर कैप। अच्छा। बी, एनुअल पे आउट कैप्ड एट ₹10 करोड़, मतलब 10 करोड़ पर कैप। सी, नो कैप ऑन एनुअल पे आउट, कोई कैप नहीं। और डी, एनुअल पे आउट कैप्ड एट 50% ऑफ टोटल गारंटी, कुल गारंटी के 50% पर कैप। देखिए, जो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME स्कीम है वो पे आउट कैप को पिछले साल की फीस और रिकवरी से जोड़ती है। अच्छा, तो मतलब ये पहले वाली ऑप्शन से मैच कर रहा है? जी हाँ, तो सही उत्तर हुआ ए। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, What are the key criteria for a borrower to be considered eligible under this scheme? यानी इस स्कीम के तहत पात्र होने के लिए बोरोवर के मुख्य क्राइटेरिया क्या है? हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि कौन अप्लाई कर सकता है। ऑप्शंस क्या हैं? Okay, let's see the options. A must be a listed company with turnover above Rs 500 crore. एक लिस्टेड कंपनी हो जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो। Must be an MSME with valid उद्यम registration, not NPA, and have minimum 75% equipment machinery cost. यानी एक MSME हो जिसके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, अकाउंट NPA ना हो और कम से कम 75% लागत इक्विपमेंट मशीनरी की हो। ठीक है। C must be a startup registered with DPIIT. DPIIT registered startup हो और D must have GST registration and PAN. सिर्फ GST और PAN हो। तो इसमें से कौन सा सही क्राइटेरिया है? देखिए, एक्सप्लेनेशन ये है कि एलिजिबिलिटी अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME MCGF MSME स्कीम रिक्वायर्स उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड एसेट क्राइटेरिया। मतलब स्कीम के तहत पात्रता के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन और वो जो एसेट वाला क्राइटेरिया है वो जरूरी है। और NPA वाला भी था शायद? हाँ, NPA नहीं होना चाहिए वो भी। तो ये सब ऑप्शन बी में कवर हो रहा है। तो फिर सही उत्तर देखते हैं बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, What is the specific timeline within which member lending institutions, MLIs, are required to inform about the date an account was classified as a non-performing asset, NPA, to initiate the invocation of a guarantee? मतलब MLI को अकाउंट के NPA क्लासिफाई होने की तारीख के कितने समय के अंदर बताना होता है गारंटी इन्वोक करने के लिए? हाँ, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या विकल्प है इसके लिए? ऑप्शंस हैं ए, विदिन 90 डेज ऑफ क्लासिफिकेशन, 90 दिन के अंदर। ठीक। बी, विदिन 30 डेज ऑफ क्लासिफिकेशन, 30 दिन के अंदर। सी, विदिन 60 डेज ऑफ क्लासिफिकेशन, 60 दिन के अंदर। या डी, विदिन 180 डेज ऑफ क्लासिफिकेशन, 180 दिन के अंदर। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि MLIs must report NPA classification within 180 days under the Mutual Credit Guarantee Fund MSME, MCGF MSME scheme। मतलब MCGF MSME स्कीम के तहत MLIs को 180 दिनों के भीतर NPA क्लासिफिकेशन रिपोर्ट करना होता है। अच्छा, 180 दिन मतलब करीब 6 महीने का टाइम है। जी, तो सही उत्तर है। ओके, अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सवाल है, What is the required lock-in period for the invocation of a claim under the guarantee starting from the date the guarantee cover began? मतलब गारंटी कवर शुरू होने की तारीख से क्लेम इन्वोक करने के लिए कितना लॉक इन पीरियड जरूरी है? लॉक इन पीरियड, हाँ। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए, 1 ईयर, 1 साल। बी, 2 इयर्स, 2 साल। सी, 3 इयर्स, 3 साल। और डी, 6 महीने, 6 महीने। अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि ए, 2-year lock-in period is mandatory under the Mutual Credit Guarantee Fund MSME
MCGFS MSME स्कीम, यानी इस स्कीम के तहत 2 साल का लॉक इन पीरियड अनिवार्य है। 2 साल का लॉक इन, मतलब 2 साल से पहले क्लेम नहीं कर सकते। जी नहीं। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। वो है बी। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट फॉर द इन्वोकेशन ऑफ अ क्लेम टू बी कंसिडर्ड? यानी क्लेम इन्वोकेशन पर विचार करने के लिए कौन सी जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए? शर्तें, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो क्या विकल्प है इसके? ऑप्शंस हैं। ए, ओनली इफ बोरोवर डिफॉल्ट्स ट्वाइस, सिर्फ अगर बोरोवर 2 बार डिफॉल्ट करे। बी, ओनली इफ बोरोवर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, सिर्फ अगर बोरोवर विलफुल डिफॉल्टर हो। अच्छा। सी, एनपीए रिपोर्टेड ऑन टाइम, गारंटी फी नॉट इन अरियर्स एंड गारंटी वैलिड व्हेन अकाउंट टर्न्ड एनपीए, यानी एनपीए टाइम पर रिपोर्ट हुआ हो, गारंटी फीस बकाया न हो और अकाउंट एनपीए बनते समय गारंटी वैलिड हो। ये काफी सारी चीजें हैं। और डी, ओनली इफ बोरोवर हैज नो अदर लोन्स, सिर्फ अगर बोरोवर का कोई और लोन ना हो। ठीक है, तो देखिए, एक्सप्लेनेशन ये है कि दीज आर द की कंडीशंस अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME MCGF MSME स्कीम। मतलब ये मुख्य शर्तें हैं इस स्कीम के तहत। तो ये जो ऑप्शन सी में लिस्टेड हैं, बहुत सारी शर्तें हैं। जी हाँ, टाइम पर रिपोर्टिंग, फीस का न बकाया होना और गारंटी का वैलिड होना, ये सब जरूरी है। तो ये सही उत्तर है। सी। अब अगली प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सवाल है, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द इन्वोकेशन ऑफ अ क्लेम टू बी कंसिडर्ड स्पेसिफिकली कंसर्निंग लीगल एक्शंस एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी? मतलब क्लेम इन्वोकेशन के लिए कौन सी शर्तें जरूरी हैं, खासकर लीगल एक्शन और सिक्योरिटी बनाने के संबंध में? अच्छा, पिछले सवाल के अलावा और शर्तें जी। लीगल एक्शन और सिक्योरिटी से जुड़ी। ऑप्शंस देखते हैं। हाँ। ए, नो लीगल एक्शन रिक्वायर्ड, ओके। कोई लीगल एक्शन जरूरी नहीं। बी, लीगल प्रोसीडिंग्स मस्ट बी इनिशिएटेड एंड डिजायर्ड सिक्योरिटी क्रिएटेड बिफोर अकाउंट बिकेम एनपीए, यानी लीगल कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और अकाउंट एनपीए बनने से पहले जरूरी सिक्योरिटी बनाई जानी चाहिए। ओके। और ये सिर्फ सिक्योरिटी क्रिएशन इज रिक्वायर्ड, सिर्फ सिक्योरिटी बनाना जरूरी है और ओनली लीगल नोटिस इज सफिशिएंट। सिर्फ लीगल नोटिस काफी है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि बोथ लीगल एक्शन एंड सिक्योरिटी क्रिएशन आर प्री-रेक्विजिट्स अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSEE MCGF MSE स्कीम। मतलब इस स्कीम के तहत लीगल एक्शन और सिक्योरिटी क्रिएशन दोनों ही जरूरी शर्तें हैं। और ये अकाउंट के एनपीए बनने से पहले होनी चाहिए ना, सिक्योरिटी क्रिएशन? जी हाँ, सिक्योरिटी पहले क्रिएट होनी चाहिए और लीगल एक्शन इनिशिएट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही लगता है। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, What is the initial payment structure and timeline for claim payment once an eligible claim is preferred by a member lending institution MLI to the trust? यानी जब MLI एक eligible claim trust को देता है तो शुरुआती पेमेंट स्ट्रक्चर और टाइमलाइन क्या है? हाँ, पेमेंट कैसे मिलता है, क्या विकल्प हैं? ऑप्शंस हैं। ए, 50% विद इन 60 डेज, 60 दिन में 50%। ठीक। बी, 75% ऑफ द एलिजिबल क्लेम अमाउंट विद इन 30 डेज, एलिजिबल क्लेम अमाउंट का 75% 30 दिन के अंदर। 30 दिन। सी, 100% विद इन 90 डेज, 90 दिन में 100%। और डी, 25% विद इन 15 डेज, 15 दिन में 25%। तो देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि द ट्रस्ट पेज 75% विद इन 30 डेज अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME स्कीम। मतलब ट्रस्ट इस स्कीम के तहत 30 दिन के अंदर 75% पेमेंट कर देता है। 75% 30 दिन में, ये तो काफी तेज लगता है। जी, ये इनिशियल पेमेंट है, तो ये सही उत्तर है। बी। हाँ जी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, when and under what circumstances will the remaining 25% of the eligible claim amount be paid to the member lending institution MLI by the trust? मतलब ट्रस्ट MLI को बाकी का 25% कब और किन हालात में देगा? हाँ, वो जो 75% के बाद बचा, उसके लिए ऑप्शंस क्या हैं? लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए, अपॉन बोरोवर्स वॉलंटरी रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, बोरोवर के खुद बकाया चुकाने पर। बी, आफ्टर 6 months ऑफ क्लेम इन्वोकेशन, क्लेम इन्वोकेशन के 6 महीने बाद। सी, अपॉन द कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स और व्हेन द डिक्री गेट्स टाइम बार्ड,
whichever happens earlier. अच्छा, ये लीगल प्रोसेस से जुड़ा है। जी, और D, after the borrower is declared bankrupt. borrower के दिवालिया घोषित होने के बाद। तो सही कंडीशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है, अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME, MGCGF MSME scheme, the remaining 25% of the claim is paid after legal recovery concludes or the decree becomes time barred. मतलब स्कीम के तहत क्लेम का बाकी 25% लीगल रिकवरी खत्म होने या डिक्री के टाइम बार्ड होने के बाद दिया जाता है। तो ये ऑप्शन सी से मैच करता है। बिल्कुल। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। सी। सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जी। प्रश्न, What are the prerequisites and conditions under which a one-time settlement OTS is permitted following an account turning NPA and the initiation of legal proceedings by the MLI? यानी अकाउंट NPA होने और MLI द्वारा लीगल कार्रवाई शुरू करने के बाद किन शर्तों के तहत वन टाइम सेटलमेंट OTS की इजाजत है? OTS, हाँ, सेटलमेंट की बात। What are the options for this? Options हैं: A. OTS is allowed only if borrower agrees to repay 50% of dues. OTS तभी अलाउड है जब बोरोअर 50% चुकाने को राजी हो। B. OTS is allowed after 6 months of NPA classification. NPA classification के 6 महीने बाद OTS अलाउड है। Okay. तो OTS is allowed only after the MLI has initiated legal proceedings, 1 year has passed since proceedings began, and the OTS offer is deemed reasonable and eligible by the MLI's board-approved policy. मतलब OTS की इजाजत तभी है जब MLI ने लीगल कार्रवाई शुरू कर दी हो, कार्रवाई शुरू हुए 1 साल हो गया हो और OTS ऑफर MLI की बोर्ड-अप्रूव्ड पॉलिसी के हिसाब से ठीक और एलिजिबल माना गया हो। काफी सारी शर्तें हैं इसमें। और D. OTS is allowed if borrower has no other outstanding loan. OTS allowed है अगर borrower का कोई और लोन बकाया ना हो। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन ये है, द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME, MCGF MSE स्कीम रिक्वायर्स लीगल एक्शन और 1 year वेट एंड बोर्ड अप्रूवल। मतलब इस स्कीम में OTS के लिए लीगल एक्शन 1 साल का इंतजार और बोर्ड अप्रूवल जरूरी है। तो ये सब ऑप्शन सी में कवर हो रहा है, लीगल एक्शन, 1 साल का वेट और बोर्ड अप्रूवल। जी बिल्कुल, तो ये सही उत्तर है, सी। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न, आफ्टर द इन्वोकेशन ऑफ अ गारंटी क्लेम, हाउ शुड अ मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन MLI appropriate any amounts recovered from the credit facility, specifically detailing the order of adjustments and the remittance process to NCGTC? मतलब गारंटी क्लेम मिलने के बाद अगर MLI कुछ पैसा रिकवर करता है तो उसे कैसे एडजस्ट करना चाहिए और NCGTC को कैसे भेजना चाहिए? हाँ, रिकवरी का पैसा कैसे बटेगा, इसके लिए क्या विकल्प है? ऑप्शंस है A. एंटायर रिकवरी गोज टू NCGTC, सारी रिकवरी NCGTC को जाएगी। अच्छा। B. रिकवरी इज एडजस्टेड अगेंस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट देन प्रिंसिपल, रिकवरी पहले ब्याज फिर प्रिंसिपल के अगेंस्ट एडजस्ट होगी। C. MLIs must first adjust recoveries for their legal costs, then remit the balance to NCGTC proportionately based on shared losses. ठीक है। Recovery is attained fully by MLI. Recovery पूरी तरह MLI रख लेगा। तो अब इसमें क्या प्रोसेस है? Explanation है, under the Mutual Credit Guarantee Fund, MSME, MCGF MSE scheme, MLIs deduct legal costs and share remaining recovery with NCGTC. यानी स्कीम के तहत MLIs लीगल कॉस्ट काटते हैं और बाकी रिकवरी NCGTC के साथ शेयर करते हैं। तो पहले लीगल कॉस्ट फिर शेयरिंग, ये ऑप्शन सी जैसा है। जी हाँ, लेट अस सी द करेक्ट आंसर। सी। सही। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, What is the expected timeline for the payment of recovered amounts due to the trust? यानी ट्रस्ट को जो रिकवरी का पैसा देना है उसके लिए कितना टाइम है? हाँ, वो जो शेयरिंग वाला पैसा है वो कब तक देना है? What are the options for this? ऑप्शंस है A. within 60 days, 60 दिन के अंदर। B. within 90 days, 90 दिन के अंदर। C. without delay within 30 days, बिना देरी किए 30 दिन के अंदर। Without delay, हाँ, और within 15 days। 15 days के अंदर। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि recovered amounts under the Mutual Credit Guarantee Fund, MSCGF MSE scheme, must be paid to the trust within 30 days. मतलब स्कीम के तहत रिकवर किया गया पैसा 30 दिन के अंदर ट्रस्ट को देना होगा। तो 30 दिन ऑप्शन सी में विदाउट डिले विदिन 30 डेज लिखा है। जी, वही सबसे सटीक है, तो ये सही उत्तर है। सी। और अब शायद आखिरी सवाल है। What specific interest rate will be charged to the lending institution by the trust if recovered amounts remain outstanding beyond the 30-day payment period?
मतलब अगर रिकवरी का पैसा 30 दिन में नहीं दिया तो ट्रस्ट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से कितना ब्याज लेगा? अच्छा, पेनल्टी इंटरेस्ट क्या विकल्प है? ऑप्शंस ए 2% अबव रेपो रेट से 2% ज्यादा। बी 4% अबव रेपो रेट से 4% ज्यादा। 4%। सी 3% अबव रेपो रेट से 3% ज्यादा। और डी 5% अबव रेपो रेट से 5% ज्यादा। तो पेनल्टी रेट क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है, द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड MSME MCGF MSME scheme imposes a penalty interest of 4% above the repo rate for delayed remittance. मतलब स्कीम देर से पैसा भेजने पर रेपो रेट से 4% ज्यादा का पेनल्टी ब्याज लगाती है। रेपो रेट प्लस 4%, ये तो काफी ज्यादा है। जी, ताकि पेमेंट टाइम पर हो। लेट अस सी द करेक्ट आंसर। बी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन उपयोगी लगा होगा। हाँ, और हमें मोटिवेट करने और ऐसे और सेशंस लाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ लिंक भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी फायदा हो। जी, और अगर आप कोई सेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद।